नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। तो क्या ज़रूरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, क्या बनता है उसमें से। तो ये हम देखेंगे, आंसर है पेज 95 और 96 पे। तो मैं ज़रा वहाँ चली जाती हूँ। 95 96 वो एरिया है जहाँ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो पूरा जब आप पढ़ेंगे तब आंसर इसमें मिलेगा। ओके, तो carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। कार्बन और ऊर्जा जो है ऑटोट्रोफिक चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की, वो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से बनती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, वो स्वपोषी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो take in substances from outside and convert them into stored forms of energy। वो बाहर से सामान लेते हैं और ऊर्जा बनाते हैं और ऊर्जा को स्टोर करते हैं बॉडी में। This material is taken in the form of carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर से लेते हैं और पानी, which is converted into carbohydrates, उसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। In the presence of sunlight, जब प्रकाश का सूरज होता है, एंड क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हैं ये ऊर्जा देते हैं प्लांट को। We will study how this takes place in the next section। The carbohydrates which are not used immediately, जो carbohydrates तुरंत इस्तेमाल नहीं होते हैं, are stored in the form of starch। उसे मंड या स्टार्च फॉर्म में रखा जाता है ऑटोट्रोफिक उसमें, स्वपोषी ऑर्गेनिज्म में। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। तो ये जैसे रिजर्व होता है, ऊर्जा का रिजर्व होता है और वो अंदर ही रहता है। टू बी यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू द प्लांट, जब चाहिए होता है तब यूज होता है प्लांट से, पौधों से। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं या बॉडी को स्टोर करना पड़ता है तो हम ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन बनाती है और इसे स्टोर करती है ऐसे। Let us now see what happens during the process of photosynthesis। The following, अब photosynthesis के बारे में बता रहे हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, पहले अंदर ले लेना प्रकाश की ऊर्जा बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लेता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये प्रकाश की जो ऊर्जा है उसे केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, तो उससे स्प्लिट हो जाता है और वो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो। These steps need not take place one after the other immediately। का एक के बाद एक कभी नहीं होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स जो रेगिस्तान में होते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में अंदर लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्ट अपॉन, और एक बीच का कुछ सामान बनाते हैं इंटरमीडिएट, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग ऑन द डे। तो ऊर्जा जो क्लोरोफिल अंदर लेती है दिन में, वो इंटरमीडिएट पे एक्ट होती है और फिर बनता है। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। If you carefully observe a cross-section of a leaf under the microscope, you will notice that some cell contains green dots। तो पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर डालोगे तो कोई कोई पत्तों में ग्रीन, हरे डॉट्स होते हैं। These green dots are cell organelles called chloroplasts। उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। Which contain chlorophyll, जिनमें क्लोरोफिल होता है। Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो ये जो एक्टिविटी दी गई है इसमें बता रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और फिर अगली पेज पे आप देखेंगे पेज 97 पे जो ऊपर का सेक्शन है एक्टिविटी 6.2 के ऊपर, वो भी आप जरा पढ़ें और अपने आंसर में डालें। पर ये मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं बोलूँगी कि आप लोग इसे पढ़ें और आंसर दें, पर मैंने पूरा फिर से भी एक्सप्लेन किया है। ओके, number 8, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. तो मैं सेकंड वाला पहले आंसर करूँगी। जो ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक माने बिना ऑक्सीजन के यूज़ करते हैं वो है यीस्ट। और यीस्ट इस्तेमाल होता है पिज़्ज़ा बनाने में, ताकि आप देखते हैं पिज़्ज़ा की जो डो बनती है, गोंदते हैं उसे, वो एकदम फ्लैट होती है, माने फूली हुई नहीं होती। फिर उसमें यीस्ट डालते हैं और वो अगले दिन फूल जाती है या कुछ ही घंटों में फूल जाती है। तो ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन यूज़ करती है यीस्ट, YEAST। अब पहला पार्ट आंसर करेंगे। What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस में अंतर क्या है पूछ रहे हैं। ओके, तो पेज 101 और 102 में एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, रेस्पिरेशन भी यहाँ है। ठीक है, तो एक्टिविटी 6.5 के नीचे में देख रही हूँ। न्यूट्रिशन डिस्कस किया है, ओके, since this process takes place, अच्छा, तो this in all cases the first step is to break down glucose। तो रेस्पिरेशन में या सांस लेने में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसे काट देते हैं। वो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में होता है। Thus, the pyruvate may be converted into ethanol or carbon dioxide। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है पायरुवेट, इसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of oxygen, ये बिना ऑक्सीजन के होता है, जैसे मैंने बोला यीस्ट में होता है, it is called anaerobic respiration। इसे anaerobic respiration बोलते हैं। Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria। तो anaerobic respiration होता है साइटोप्लाज्म में, और यही पायरुवेट को ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करना है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये एक अंतर हुआ। This process breaks up the 3 carbon pyruvate to give 3 molecules of carbon dioxide। ठीक है, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में बनता है। ठीक है, ओके। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर बनता है, जो पानी बनता है जब पायरुवेट को ब्रेक डाउन होता है। Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। तो ऊर्जा जो है ज़्यादा होती बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में कम बनती है। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway is taken, lactic acid। अच्छा, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। This synthesized molecule which is used all other in this process ATP is broken down. Okay. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure sufficient intake। अच्छा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की इस्तेमाल होती है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन लेना पड़ता है अंदर। और ये प्लांट्स में वो गैसेस गो थ्रू स्टोमाटा, द लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो हाँ, पर एरोबिक एंड एनारोबिक का आंसर बंद हो गया है, तो जो मैंने बताया वो ही है। ओके, आंसर ठीक है। अब हमको जाते हैं number 9, how are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? ये है पेज नंबर 104 पे। अच्छा, आप alveoli के बारे में पढ़ेंगे पेज 104 पे, तो आपको पता लगेगा कि alveoli में gases क्यों exchange होते हैं, alveoli कैसे होते हैं। ओके, एक मिनट में
तो ये है पेज जो है 104 है और पैराग्राफ में है. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon जैसे structure which are called alveoli. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का exchange alveoli में होता है. alveoli के दीवारों के थ्रू होता है. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. जो दीवार होती हैं alveoli की उसमें बहुत सारे खून के ट्यूब होते हैं. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. तो जब हम ऊपर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वैक्यूम बनता है अंदर और एयर ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर जो एल्वियोलाई में जाता है. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli. तो alveoli में ऑक्सीजन आता है जो बाहर से आता है और वो जो है ये जो दीवार है जिसमें ये रक्त के ट्यूब हैं है ना, खून के ट्यूब हैं, वो ऑक्सीजन वहाँ से बाहर जाता है alveoli से. पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वहाँ बाकी बॉडी से और उसे बाहर निकालना है, वो भी रक्त के वेसल से अंदर जाता है alveoli में ताकि वो बाहर निकले body से. During the rhythmic cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual. हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो ये मैंने जो एक्सप्लेन किया ये है आंसर. ठीक है. अब है हम what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body. अगर hemoglobin कम हो गया हमारी बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम होगी. तो ये वही नेक्स्ट पैराग्राफ में है पेज 104 में. ठीक है. When the body size of animals is large, जब मनुष्य होता है या कोई भी बड़ा एनिमल होता है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. खाली जो है the blood vessels माने रक्त के जो ट्यूब्स हैं जो किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हैं जो कैपिलरीज हैं, हाँ, उससे ही नहीं हो सकता है ऑक्सीजन डिलीवरी सब पार्ट ऑफ बॉडी को. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये सांस लेने के पिगमेंट्स होते हैं, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स. ये जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों में अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है, एंड कैरी इट टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट. ये लेके जाते हैं सब जगह बॉडी में. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कंबाइन करते हैं हीमोग्लोबिन कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाती है. और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होता है, ना कि एल्वियोलाई से प्रेशर के थ्रू बॉडी में पहुंचाना कैसे है, ये हीमोग्लोबिन पहुंचाती है सब जगह. तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो गई है, और ये जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो खून के सेल्स में होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में बात की थी ना, वो उसमें होती है. तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो गई तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा बॉडी में. तो ये अंतर होता है. अगर हीमोग्लोबिन कम हुई तो ऑक्सीजन ठीक से पूरे बॉडी के सब कोशिकाओं को नहीं मिलेगा और वो ठीक से काम नहीं करेंगी. ओके. Number 12. Describe double circulation in human beings. Why is it necessary? तो आप देखेंगे ये आंसर पेज 106 पे आपको मिलेगा और यहाँ जो है आवर पम्प द हार्ट यहाँ मिलेगा. ओके. इनफैक्ट आई एम सॉरी ये गलत मैंने बोला. ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, इस एरिया में आपको आंसर मिलेगा. आप देखोगे लास्ट लाइन है दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. तो आप ये पढ़िए और ये आंसर यहाँ मिलेगा. ठीक है. ओके. अब है नेक्स्ट वन. what are the differences in the transport of materials in the xylem and the phloem? ये आंसर्स आपको पेज 108 और 109 में मिलेंगे. क्या अंतर है सामान ले जाने में जाइलम में और फ्लोएम में, ये पूछ रहे हैं. तो ये आंसर मैं अब दे रही हूँ. जाइलम में पानी और मिनरल्स ले जाया जाता है.
वाटर फ्रॉम द रूट्स, पानी रूट से, जड़ों से ऊपर पहुंचता है प्लांट्स में। और फिजिकल फोर्स माने चाहिए होता है, सच एज ट्रांसपिरेशन टू पुल टू ट्रांसपोर्ट वाटर। तो जो पत्तों की स्टोमाटा होती हैं, वो जो छोटी सी छेद होती हैं, उससे पानी निकलता है, फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है और जड़ों से पानी ऊपर आता है। ये तो फिजिकल फोर्स होता है। अब फ्लोएम में जो है, फ्लोएम जो है खाना ट्रांसपोर्ट करती है, एंड इट ट्रांसफर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे लेके जाती है। जाइलम खाली ऊपर लेके जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जाइलम में फिजिकल फोर्स माने जब पानी स्टोमाटा से निकलता है तो वैक्यूम जैसा होता है और पानी जाता है, पर फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्लोएम में खाना के ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा का यूज़ होता है और वो ऊर्जा एटीपी से आती है। ठीक है, तो ये अंतर है। अब लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स। तो एल्वियोलाई जो है लंग्स में और नेफ्रॉन्स जो है किडनीज में, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, वो काम क्या करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो आंसर ये है, एल्वियोलाई वो छोटे से सैक जैसे होते हैं, बलून जैसे हमने बताया, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं। एल्वियोलाई जो हैं छोटे से एयर सैक्स हैं, वो फेफड़ों के अंदर होते हैं और उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है अंदर और ऑक्सीजन अंदर जाता है। वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, और 480 मिलियन एल्वियोलाई एक लंग में है, एक फेफड़ों में है। तो दो हमारे फेफड़े हैं तो 480 दो बार, ठीक है, मिलियन। फैसिलिटेट्स गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, इनका काम है गैस को एक्सचेंज करना। अच्छा, नेफ्रॉन्स जो हैं, ओके, नेफ्रॉन्स में होता है ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स, जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है इससे। ये नेफ्रॉन्स जो है किडनीज में होते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है। 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स हर किडनी में होते हैं और हमारी दो किडनी हैं। ये ट्यूब जैसे होते हैं, एंड फैसिलिटेट्स ब्लड फिल्ट्रेशन टू प्रोड्यूस यूरिन, तो इससे पेशाब बनता है और खून जो है उसको फिल्टर होता है इन नेफ्रॉन्स में और उससे पेशाब बनता है। तो इनके फंक्शंस टोटली डिफरेंट है। तो ये हुआ आंसर। तो ये चैप्टर, अब चैप्टर 6 जो है कंप्लीट होता है यहाँ।